कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपका हमारे ज्ञान प्रकाश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। यह हमारी यूट्यूब पे 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें पहली 2 क्लासों में हमने रीजनिंग का एक टॉपिक घड़ी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया। उसके अगले 5 वीडियो में हमने आपको परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से बताया है, जिसमें इस बात का बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित किया गया है कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से जानें, बिल्कुल डेप्थ में जानें, तो कैलकुलेशन को फास्ट करें। तो देखिए, आज इसी सीरीज में अपना नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन, थोड़ा सा इसे और इज्जत देते हैं। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखें, सबसे पहले तो बेसिक बात समझें कि अनुपात होता क्या है। आपको पता ही है कि अनुपात को जो है 2 बिंदुओं से दिखाया जाता है। जैसे हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, वैसे ही जो अनुपात होता है वह एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ संबंध दिखाता है। जैसे बात करें, मान लीजिए कि दादा का दादी के साथ, नाना का नानी के साथ, मामा मामी के साथ, चाचा चाची के साथ, और यानी भैया, आप समझ गए होंगे। तो ये जैसे संबंध दिखाता है, ठीक वैसे ही मान लीजिए कि एक अनुपात है 1 संबंध 2, 1 संबंध 2, दूसरा अनुपात है 2 संबंध 4। तो ये दिखाता है कि अगर इस बात को समझें तो ये जो अनुपात है वो भी कितना है, 2 से अगर इसको डिवाइड करें 1 संबंध 2, तो ये अनुपात ये दिखाता है कि जो संबंध 1 का 2 के साथ है वही संबंध जो है 2 का 4 के साथ है। तो जैसे हमारे पारिवारिक संबंध किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति से दिखाते हैं, ठीक वैसे ही अनुपात ही एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ, यानी एक डिजिट का दूसरे डिजिट के साथ संबंध को दिखाता है। अब हम बात करते हैं आगे की। ये आपको एक अनुपात दिख रहा है, 1 संबंध 2 एक अनुपात दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक अनुपात का एक अनुपातिक गुणांक यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। तो अनुपातिक गुणांक क्या होता है, जैसे आपको पता है, आप बचपन में अनुपातिक गुणांक x मानते थे और x मान के सवाल लगाते थे, तो एक संख्या x बनती थी और दूसरी 2x बनती थी। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, अनुपातिक गुणांक क्या होता है। आगे के सवालों में इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए अभी हमने कहा कि जो है अनुपात एक संबंध को दिखाता है, ठीक वैसे पारिवारिक संबंधों की बात करें, मान लीजिए चाचा चाची, एक जनरेशन पहले की बात करें तो चाची कहीं और होंगे और चाचा कहीं और होंगे, और उसके भी एक जनरेशन पहले की बात करें तो उसके जो चाची के जो उनकी माताजी या पिताजी होंगे वो भी कहीं और होंगे, और चाचा के भी माताजी या पिताजी वो भी कहीं और होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता है वैसे वैसे जो है रिलेशन का क्रम जो है चेंज होता रहता है। ठीक वैसे ही एक अनुपात का अनुपातिक गुणांक जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे इसका मान भी परिवर्तित होता है। जैसे मैं कहूँ, इस अनुपात का अनुपातिक गुणांक मान लीजिए मैंने 1 माना, तो अब की बार एक संख्या 1 होगी तो दूसरी कितनी होगी, 2 होगी। फिर यदि मान लीजिए मैं अनुपातिक गुणांक 2 मानता हूँ तो फिर एक संख्या 2 होगी तो दूसरी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक वैसे ही अगर ऐसे करके मान लीजिए मैंने 3 माना तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, दूसरी कितनी हो जाएगी, 3 दूना के 6। ऐसे करते करते मान लीजिए मैंने कोई संख्या मान ली अनुपातिक गुणांक x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 1x और दूसरी कितनी हो जाएगी 2x। इतनी बातों से आप क्या समझे, हर एक अनुपात का एक अनुपातिक गुणांक होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अनुपात, मान लीजिए 1 संबंध 2 दिया गया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संख्या 1 ही होगी और दूसरी संख्या 2 होगी। जैसे जैसे अनुपातिक गुणांक चेंज होता जाएगा वैसे वैसे संख्याएं परिवर्तित होती जाएंगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है, कैलकुलेशन में इस बात की बहुत उपयोग की जाएगी। इसके पहले आपको अभी जैसे बताया हमने कि हम प्रतिशत पढ़ चुके हैं, और जब हमने प्रतिशत पढ़ाया था तो आपको बताया था कि x प्रतिशत का मतलब क्या होता है। x प्रतिशत का मतलब होता है x/100। और फिर अगर आपको पता हो तो यह है क्या है x/100, यह एक भिन्न है
और भिन्न को आपको पता है कि भिन्न को आप जो है एक अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनुपात, और ये क्या है, प्रतिशत। हमने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे, गंगाधर शक्तिमान है और शक्तिमान क्या है, गंगाधर। तो इसका मतलब कि आपको जो है ये जो प्रतिशत में जो आप बात समझ रहे थे वो प्रतिशत जो है अनुपात ही था, और जो अनुपात है वो भी प्रतिशत ही है। बस ये है कि हमने प्रतिशत पढ़ा है, उसके बाद से भिन्न के गलियारों तक आए हैं और उसके गलियारों से होते होते हम अनुपात तक का बात पहुंच चुकी है। ठीक है, और हम सवालों की बात करते हैं सीधे। पहला प्रश्न है कि आपको दिख रहा है 3a बराबर 4b। अगर जब कभी ऐसे एक्सप्रेशन लिखा हो तो आपको a और b में संबंध बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। आप यहाँ पे क्या करें, ये b का जो गुणांक दिख रहा है कोफिशिएंट और जो a का कोफिशिएंट दिख रहा है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब जो b के पास लिखा हुआ है उसे a के नीचे लिख दें। कितना आ जाएगा, 4, इधर कितना आ जाएगा, 3। इनमें अनुपात कितने का हो जाएगा, 4:3, यानी a और b का जो अनुपात आ जाएगा वह 4:3 होगा। इसको आप इस तरीके से कैसे समझ सकते थे, याद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, और ना ही ये कोई ट्रिक है। ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। वो आप हर बात को समझेंगे तो ट्रिक याद करना कोई कठिन बात नहीं होगी, आपको ट्रिक याद ही नहीं करना। देखें, आप पहले क्या करते थे कि जब इसको 3a 4b है तो इसको अगर 4 को पक्षांतर करते तो a के नीचे 4 लिखते और b के नीचे 3 लिखते। a का मान 4 होता, b के नीचे 3 होता, तो इसका मतलब a और b में अनुपात कितना आता, 4:3। यही करते। तो अब इतना आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट इतना सोचना है। जब कभी 3a बराबर 4b यानी ऐसे दिख जाए तो आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे तो केवल दो ही व्यंजक दिख रहे हैं। यहाँ पे जब कभी ऐसे 3-4 व्यंजक ऐसे लाइन में दिख जाएं तब आपसे ABC में संबंध पूछना हो तो कैसे बताएंगे आप। तो वीडियो रोकें और ख़ुद बताएं। अब कभी ऐसा हो, क्योंकि 2 में था तो आपने आसानी से बता दिया ऐसे पक्षांतर करके, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको a का मान निकालना है तो a वाले को छुपा दें और बाकी जो दोनों अंक दिख रहे हैं उसका गुणा करें। तो क्या है, 6 और 2 कितना हुआ, 12। b का मान निकालना है तो b वाले को छुपाएं, बाकी दोनों को गुणा करें, कितना बनेगा, 5 और 2 10 बनेगा। c वाले का मान निकालना है तो c वाले को छुपाएं, बाकी दोनों का जो दिख रहा है उसका गुणा करें। तो 5 का कितना हुआ, 30। यानी रेशियो कितना का आ गया, 2 से कट सकता है, 2 6 के 12, 2 5 10 और 2 में 250, 6 5 15। ये अनुपात हो जाएगा a b और c में। ये आपका आंसर होगा। ये कोई सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हैं, आपको सवालों में यूज किया जाएगा, इसे आपको सीखना है। और अगर थोड़ा ध्यान दें तो जो बात आप यहाँ सीखे हैं उसको पहले वाले प्रश्न में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर a वाले का मान निकालना है तो जो a के अलावा है a को छुपाएं, बाकी जो 2 के अलावा है उसका आपस में गुणा करें। तो चूँकि गुणा करने के लिए कुछ है नहीं तो a का मान निकालने के लिए केवल बच क्या रहा है, 4, और b वाले का मान निकालने के लिए b को छुपाएं, बाकी जो दिख रहा है उसका रख दें ऐसे ही। तो कितना हो जाएगा, 4:3। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 आपको दिख रही है कि a/3, b/7, c/5, d/8 आपको दिया गया है। तो आपको ABCD में अनुपात बताना है। और दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि अगर a + b का मान 50 दिया है तो c का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब कभी आपको पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि जो कोफिशिएंट था वो मल्टीपल में था, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है डिवीजन में है। तो आपको क्या करना है कि जब डिवीजन में कोफिशिएंट हो तो a के नीचे जो लिखा हुआ है वो a का मान है, b के नीचे जो लिखा हुआ है b का मान है, c के नीचे जो लिखा हुआ है c का मान, और d के नीचे d का मान। ऐसे आपको कितने भी सीरीज में दे सकते हैं, 4 5 6 7 व्यंजक, लेकिन फिर भी आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है a b c और d में क्या अनुपात आ जाएगा, देखें 3 7 5 और 8, ये आपका अनुपात हो गया। दूसरे सवाल की बात करें तो इसमें दिया गया है a + b का मान 50 दिया गया, उनका सम। तो यहाँ से अनुपात का मतलब आपको फिर क्या समझना है कि इससे अगर a का मान 3 है तो b का मान आपको क्या समझना है, 7। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके अनुसार जो है एडिशन कितना बना, 3 और 7 10, यानी इसी 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 50। और c का मान आपसे पूछा गया है तो c का मान कितना है, 5, यानी आपको 5 की वैल्यू बतानी है। तो 10 जो है 5 का दुगुना है तो यानी 25 होगा यहाँ पे आंसर। यही आपका आंसर होगा।
देखें चौथे प्रश्न की बात करते हैं। आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है 5/2 x बराबर 3/7 y बराबर 4/3 z। तो हमने पिछले प्रश्न में ये बताया था कि जो x के नीचे जो कोफिशिएंट नीचे डिवीजन में लिखा हुआ है उसका मान यही होता है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे 5 नहीं होता, 5 जो है अंश में नहीं होता तो x का मान 2 होता। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो y का मान 7 होता, और यहाँ पे 4 नहीं होता तो 3 z का मान होता। तो इसका मतलब ये है कि फिर वही बात, हमारे पास जो है दिया हुआ ऊपर वाले का दिमाग है उसी का हमें यूज करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में 5 है, 3 है और 4 है, इन सबको आप हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम किसका, जो अंश में है, जो न्यूमरेटर में है। 5, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20 60, 60 जो होगा एलसीएम हो जाएगा। 5, 3 और 4 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अंश वाले को हटाना है तो नीचे जो है जो डिनोमिनेटर में 60 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना हो जाएगा x/2 गुणा में 60 और ऊपर 5 है 3/7 इंटू 60 डिवीजन में, और y 4/3 z नीचे लिखना होगा 60 ऐसे। फिर उसके बाद से आप इसे डिवाइड करें, कितना हो जाएगा 12, यानी x/24 और 3 20 यानी y/140, और ठीक ये कितना हो जाएगा 15 यानी z/45। यानी अब देखिए हमने ऊपर से हटा दिया। अब फिर आपको जो है वैसे ही फॉर्मेट में दिख रहा है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। x का मान यहाँ से 24 आएगा, y का मान 140 और z का मान 45। क्या देखें ये संख्या छोटी हो सकती है, नहीं। तो इसका मतलब x y z में अनुपात कितना आ गया 24, 140 और 45। यही आपका आंसर होगा। ये 5वां प्रश्न आपको दिख रहा है, और ये प्रश्न सबका फेवरेट होता है। अगर a का b के साथ रिलेशन दिया गया 3:2 और b और c का रिलेशन दिया गया 5:4, तो a b c का बताना होता है। तो ऐसे प्रश्न जो है कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लोग ये तीर लगा के करते हैं, लेकिन ऐसे तरीके आपका मेथड वो होना चाहिए जो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे और उसको जो है आप भूले नहीं। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले रेशियो का मतलब ये है कि a के साथ b का रिलेशन दिया गया है। इसका मतलब हम समझते हैं कि अगर a का मान 3 है तो b का मान कितना होगा 5। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a के नीचे 3 रखें और b के नीचे 2 रखें। अब यहाँ पे b का c के साथ रिलेशन दिया गया है, तो b का c के साथ रिलेशन दिया गया तो इसका मतलब b को c के पास रखना पड़ेगा, और b का मान 5 है तो c का मान कितना होगा 4। यहाँ से देखें आपको एक खाली स्थान यहाँ पे दिख रहा होगा और एक खाली स्थान एक यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस खाली स्थान को आपको क्या करना है, एक उसके बगल वाला, यानी बगल वाले को ये समझ सकते हैं कि पड़ोसी। तो ये जो खाली स्थान होगा वो इसके पड़ोसी से भरा जाना होगा। आपको पता है पड़ोसी कहाँ होता है, आपके बगल में और आपके दाएँ बाएँ, यही पड़ोसी हो सकता है। पड़ोसी को कभी इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए कि वो सर पे बैठ जाए या आपके पाँव के नीचे आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, अभी तो आपको याद होगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप सब भूल जाते हो। पड़ोसी गया भाड़ में और आप जो है इधर इस खाली स्थान को मन में आए तो 4 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है 3 लिख देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो खाली स्थान होगा वो पड़ोसी से भरना होगा। तो पड़ोसी कहाँ होता है, बगल में। तो ये जो खाली स्थान होगा पड़ोसी से भरा जाएगा। पड़ोसी क्या है 2, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था 5 4। तो यहाँ पे जो खाली स्थान किससे भरा जाएगा, पड़ोसी से। तो पड़ोसी यहाँ पे कितना होगा 5। अब a वालों का गुणा एक साथ, b वालों का एक साथ, c वालों का एक साथ। तो a का कितना आएगा 15, b का मान कितना आएगा 10 और c का मान कितना आएगा 8। तो इस प्रकार a b c में रिलेशन कितना आ गया 15 10 8। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट ये है कि इसमें दिया गया है a के साथ c का रिलेशन और b के साथ a का रिलेशन 2:9 और 4:3। यदि b का मान 24 दिया गया है तो a और c का मान कितना होगा। इसको आप तभी बता सकते हैं जब आपको a b c का आपस में रिलेशन पता हो, मतलब उनके बीच में रेशियो में उनका मान पता है। तो पिछले वाले प्रश्न से प्रश्न कैसे अलग है, इस प्रश्न को आप चाहें तो वीडियो को रोक के आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि a का b के साथ और b का c के साथ। तो लोगों को क्या होता है कि ये सब क्रम में दिखता है a का b का c, तो इसको जो है सॉल्व करना लोगों को आसान लगता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, और नहीं होगी तो फिर आगे हो सकती है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं तो गलती नहीं होगी। देखें
ए और सी में रिलेशन दिया गया, तो ए और सी को तो आप ऐसे लिख लीजिए, यानी ए के नीचे 4 और सी के नीचे 3। अब आप ये देखें कि आपका रिलेशन किसके साथ दिया गया है, बी का ए के साथ। इसका मतलब ये है कि इनके अलावा जो बी होगा, बी को मैं एक तो यहाँ लिख सकता हूँ और एक बी को यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे रिलेशन किससे दिया गया है, बी का ए के साथ रिलेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बी को लिखते तो रिलेशन किससे लिखना पड़ता, सी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पोजीशन तो होगी नहीं। आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, बी का ए के साथ रिलेशन यहाँ पे, यानी कि बी का ए के साथ रिलेशन 2:9 का है, यानी ए बी के नीचे 2 और ए के नीचे 9। फिर खाली स्थान यहाँ पे, और यहाँ पे खाली स्थान है बी का। तो फिर वही बात, पड़ोसी को इज्जत कभी सर से ऊपर ना दें और पैरों के नीचे ना दें। तो इसका मतलब ये है कि जो खाली स्थान होगा, पड़ोसी यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे पड़ोसी कितना आएगा, 9। तो बी का गुणा 1 7, 4 दूना 8, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27। इसका मतलब कि अगर बी का मान 8 है तो ए का मान कितना होगा, 36, और सी का मान कितना होगा, 27। लेकिन बी का मान कितना दिया गया है, 24, यानी जो बी का मान है 24 है, लेकिन आपके अनुसार तो ये कितना है, 8, यानी 24 दिया गया है बी का मान। इसका मतलब 8 24 कब बनेगा, 3 से गुणा करेंगे तब। ऐसे ही ए का मान कितना होगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 36 में कितना होता है, 108, 36 18 9 10, ठीक है 108। और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो फिर सी का मान आएगा, 27 3 कितना होता है, 81, यानी जो दो मान आए हैं वो सही हैं। तो ए का मान 108, बी का मान 81, सॉरी सी का मान 81। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सवाल आपको ये दिख रहा होगा कि यदि ए और बी में रिलेशन 2 संबंध 3, सी और डी में रिलेशन 5 7 का, और ए सी में रिलेशन दिया गया है 4:3 का, तो आपको अगर ए और डी में रिलेशन पूछे तो आपको बताना होगा। वीडियो को आप रोकें, खुद से सॉल्व करें, और अगर आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। तो हम सॉल्व करते हैं, वीडियो आपको रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। तो हमने क्या कहा था, अगर आप हमारी पिछली बातें बिल्कुल ध्यान से सुनते चले आ रहे होंगे तो ये सवाल आपको कोई कठिन नहीं लगेगा। रेशियो का मतलब समझना है, और आपको इस सवाल में लग जाएगा कि क्यों जो है, और तरीके अगर आपको पता होंगे तो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लें, ए और बी में रिलेशन दिया गया कितने का, 2 और 3 का। अब सी और डी दे दिया गया, तो सी डी तो अभी इनके साथ कोई रिलेशन है नहीं, तो सी डी को थोड़ा रहने दें। अब क्या करें, ए का सी के साथ रिलेशन दिया गया, इसका मतलब सी और ए एक साथ इनका संबंध है। इसका मतलब सी और ए में कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए, वो दोनों पास पास होने चाहिए। तो सी के पास ए होना चाहिए, तो इसका मतलब सी को यहाँ नहीं लिखना है, ए के पास रखना है, तो सी यहाँ रहेगा। तो सी का मान अगर 4 है तो ए का मान कितना होगा, 3। तो ए के नीचे क्या रखें, 4, और सी के नीचे क्या रखें, 3। ये हो गया। और आपसे पूछा है कि ए और डी का मान ना, तो अब आपको ये सी डी के रखना है। तो सी और डी का मतलब ये है कि सी के पास डी होना चाहिए, इसका मतलब सी यहाँ है तो डी भी आगे होगा। अब सी डी में रिलेशन 5 7 का है, तो सी का मान 5 है, तो डी का मान कितना होना चाहिए, 7। अब आपसे आंसर में ए और डी पूछा है, ए और डी में रिलेशन, आप केवल ए और डी पे ही ध्यान दें। तो ए के नीचे, तो ए का तो ये है और डी का ये है, तो आपको केवल पड़ोसी भरने में ए और डी को ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो आएगा वो उसका पड़ोसी आएगा, और पड़ोसी कौन सा होगा, सी वाला, तो यहाँ पे पड़ोसी 5 आ गया। और बाकी जो इस लाइन में जितने भी होंगे वो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 आता, फिर इसके बाद से जो आने के बाद जो नया पड़ोसी बन जाता है ये वाला 2, तो यहाँ पे ये 2 होता। फिर यहाँ से ठीक वैसे ही ये खाली स्थान होता, तो यहाँ का पड़ोसी ये होता। तो अगर आपको हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए डी में आपको समझ बताना है तो आप बाकी को छोड़ें, केवल ए को और डी पे ध्यान दें। तो ए और डी पे ध्यान देंगे तो कितना आएगा, 2 चौका 8 25 कितना हो गया, 40। और डी का मान कितना आ गया, 7 त्रिक 21 दूना 42। इसे आप छोटा कर सकते हैं, 2 से 20 और 2 से 21, 21 और 20, यही आपका आंसर होगा। यानी लेकिन ये आंसर पूछा गया है ए संबंध डी, और आपको बताना है ए संबंध डी में, तो ए का मान पहले लिखना पड़ेगा। तो ए का मान, ए और डी का रिलेशन कितना होगा, ए का मान 20 और डी का मान कितना, 21। ये आपका आंसर होगा।
अब अगर किन्हीं भाई को ये पता करना हो कि ए बी सी डी का आपस में रिलेशन कैसे होगा, तो उसको देखने के लिए आप ये तो समझ गए कि कैसे लिखना है। सी डी का रिलेशन का मतलब सी और डी पास पास होने चाहिए, ये आपको लिखना आपको बता दिया गया पैटर्न में। अब आप देखें कि अब आपको जो खाली स्थान जहाँ जहाँ दिख रहा है वो उसके पड़ोसी से भरना है, और पड़ोसी कहाँ होता है, बगल में। तो इसके लिए ये स्थान खाली है तो ये इसके पड़ोसी से भरा जाएगा। तो इसका पड़ोसी अभी क्या है, एक के नीचे जो लिखा हुआ है यानी 2। फिर यह स्थान खाली होगा तो यहाँ पे कोई नया पड़ोसी आ गया, तो नया पड़ोसी आने के बाद बगल का जो घर है वो नया पड़ोसी से भरा जाएगा, यानी कितना होगा 2। यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ का पड़ोसी कितना होगा 3, और यहाँ पे ठीक वैसे ही 4, और यहाँ पे खाली स्थान क्या है 5 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 5। अब देखें ए वालों गुणा एक साथ, बी वालों का एक साथ, सी वालों का एक साथ, डी वालों का एक साथ, कितना होगा 7 3 21 दूना 42। फिर यहाँ से 5 3 15 दूना 30, 5 को 20 दूना 40, और यहाँ से 5 को 20 ना 60। इन्हें आप और छोटा कर सकते हैं 2 से भाग देके, 2 से 21, 2 से 15, 2 से 20 और 2 से 40, 2 से 30 सॉरी। तो आपसे पूछा गया था ए और डी में रिलेशन, तो आप किसी का भी बता सकते हैं। तो ए बी सी डी का कितना होगा, ए बी सी डी में अगर पूछा जाता तो ए बी सी डी का रिलेशन कितना होता है। ए का मान पहले थे 20, बी का मान बाद में 30, उसके बाद सी का मान तो 15, और उसके बाद डी का मान 21। ये होता आंसर। लेकिन ए और डी का मान डायरेक्ट बता सकते हैं, ए का मान पहले 20, डी का मान बाद में 21 यहाँ से। तो हर बार आप समझ सकते हैं कि कैसे सवाल को हैंडल करना है। थोड़ा आपको पीछे वाले सवाल में थोड़ा ध्यान देना होगा। मान लीजिए इम्पोर्टेंट बात है, मान लीजिए आपसे ये था ए बी में रिलेशन 2 5 का दिया जाता है, और बी सी में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन मान लीजिए 3 और 5 का दे दिया गया। अगर मान लीजिए आप कभी पोजीशन रखने में गलत करते हैं और गलती से आपका यहाँ पे खाली स्थान आता है, खाली स्थान यहाँ पे आ गया और बीच में आपको यहाँ पे दोनों अंक आ गए, तो इसका मतलब ये है कि बीच में खाली स्थान आपका आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बीच में खाली स्थान आ जाए। ये तभी हो सकता है कि आपने बात को समझा नहीं है और पोजीशन रखने में आपने कोई गलती करी है। तो इसलिए ये बीच में कभी खाली स्थान नहीं आ सकता, और पड़ोसी यहाँ पे रखने में आपको दुविधा हो सकती है। यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप समझेंगे ही नहीं कि पड़ोसी यहाँ पे 2 रखें कि 5 रखें। इसलिए अगर आप बीच में पड़ोसी खाली स्थान कभी आ ही नहीं सकता, और इस बात का आपको ध्यान देना होगा। आगे के सवाल की बात करते हैं। देखिए आगे का सवाल क्या है कि पी क्यू आर एस टी यू में संबंध दिया गया है 2:3 का। तो इसका मतलब ये है कि सब में रेशियो समान है, संख्याएं समान नहीं हैं। तो इसका मतलब P और Q में रिलेशन 2:3 का है, R S में रिलेशन 2:3 का ये भी है, और T और U का रिलेशन जो है 2:3 का ये भी है। अब किन्हीं बहुत लोगों को ये लगेगा कि P और Q का रेशियो जो है 2:3 का है, तो इसका मतलब वो संख्याएं भी समान होंगी, यानी P और Q का मान भी समान होगा। ऐसा नहीं है। हमने फिर वही बात कहा कि जैसे जैसे जनरेशन के बढ़ने या घटने से उनके जो वास्तव में जो पारिवारिक संबंध होते हैं वो भी जो है उनका भी अस्तित्व बदलता रहता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अनुपातिक गुणांक का मान बदलने से संख्याओं में भी परिवर्तन आता रहता है। तो अगर अनुपातिक गुणांक 1 होता तो संख्याएं 1 2 होती, 2 होता तो 4 6 होती, 3 होता तो 6 9 होती। तो इस प्रकार हमको समझना है। लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप अनुपातिक गुणांक चाहे x ही क्यों ना माने, x मान के रखेंगे, इस यहाँ पे x मानेंगे, y रखेंगे, z रखेंगे, तो भी यहाँ पे मान जैसे अनुपात में रखेंगे तो वो कट जाएगा। तो आप क्या करें, डायरेक्ट यहाँ से जो p का मान इस रिलेशन से 2 और q का मान क्या समझें 3, और r का मान 2 और s का मान क्या समझें 3, और t का मान 2 समझें तो u का मान 3 समझें। इसी को जो है पुट कर देना है इसमें। और ये क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अनुपातिक गुणांक आप कुछ भी रखते तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाते, कट जाते। तो रखें यहाँ पे मान, तो कितना होगा m n और o, और यहाँ पे सब ये कांस्टेंट है। ये थोड़ा सा सवाल में छूट गया, ये आपको ये नोट करना होगा। m n और o जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक। तो m का मान हम क्या रखते हैं, m का मान तो रखना ही नहीं है, तो क्या होगा 2m प्लस यहाँ से r का वैल्यू 2, यानी कि 2n, और उसके बाद से 2o। फिर नीचे क्या जाएगा कि q 3m प्लस 3n, और उसके बाद से
3O। सबसे यहाँ से जो है कॉमन मिलेगा 2 हमने कॉमन ले लिया, कितना आ गया M N और O। और फिर नीचे अगर कॉमन लेते तो कितना आता कि 3M + N + O। ये ऊपर से नीचे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2:3, यानी आंसर कितना होगा 2:3। देखें टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ये क्या है, यदि एक्स वाई में रिलेशन 3:4 का है तो इसको सॉल्व करने के लिए x का मान 3 और y का मान 4 रख सकते हैं आप। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x - 3y रेशियो 3x + y। देखें इस सवाल में थोड़ा सा इंग्लिश का यूज किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी इंग्लिश वाली बात नहीं है इसमें, सबको समझ में आएगा, हिंदी वाले भाई भी समझ जाएंगे। तो देखें इसमें x का मान 3 रख सकते हैं, y का मान 4 रख सकते हैं, लेकिन ये मान आप तभी रखें जब ऊपर मान रखने से और नीचे मान रखने से जो इनके कोफिशिएंट है यानी अनुपातिक गुणांक है उसका मान जो है आपस में कट जाएगा, तभी आपका रखने से ये आंसर आता है। आगे कुछ सवाल बोले जाएंगे, वहाँ पे अगर आप इसका x का और y का मान 3 4 रख के सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। रखने से पहले ये देख लें कि क्या ऊपर भी जितने गुणांक बन रहा है यानी जितना बन रहा है और नीचे भी जितना बन रहा है क्या वो आपस में कट जा रहा है। आपको ये बातें आगे समझ में आएंगी। देखें मान लीजिए 7x - 3y, तो इसमें आप x का मान 3 y का मान 4 रखें तो आंसर जो है तुरंत आ जाएगा। तो 7x का मतलब 7 और 7 गुणा में 3 और 3y का मतलब कि 3 गुणा में 4 बटा ये कितना आएगा 3x, तो 3 × 9 प्लस y का मतलब 4 आ गया। यहाँ से कितना हो गया 21 - 12 9/13, ये होगा आंसर। गुणा भागा थोड़ा कर सकते हैं। देखें मैं समझाना क्या चाह रहा था कि अगर x और y का अनुपात 3:4 दिया गया है, इसका मतलब हर एक अनुपात का एक अनुपातिक गुणांक होता है। मान लीजिए कि अनुपातिक गुणांक यहाँ से मैंने माना m, तो x का मान कितना आ जाएगा 3m और y का मान कितना हो जाएगा 4m। इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं आप तो कितना आता 7 × 3 = 21m माइनस और 3 × 4 = 12m होता, फिर प्लस कितना होता 3 × 9 9m प्लस y 4m, तो फिर कितना होता 9m बटा 9 × 4 = 13m। यहाँ पे देखें 9/13 तो आ रहा था, लेकिन m ऊपर भी m नीचे भी, मतलब जो अनुपातिक गुणांक है ऊपर नीचे से कैंसिल आउट आ जा रहा था। इसीलिए जो है हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट मान रख के आप करें सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा बनाने वाला सवाल ऐसा सवाल देता है कि जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर गलत होगा। जैसे नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। देखें टाइप नंबर 2 का तीसरा सवाल। अगर मैं पिछले की बातें अगर आपसे नहीं बताया होता और आपसे ये डायरेक्ट सवाल देता कि a/b का मान 3/4 दिया गया है और आपसे ये व्यंजक दिया गया, इस व्यंजक का मान पूछें, तो आप बिल्कुल जो है इसमें a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 रख के आप इसमें पुट करते, आपका आंसर आता और इस ऑप्शन में से कोई एक आंसर आता, आप बिल्कुल जो है इसका आंसर देते हैं। लेकिन देखें मैं भी एक बार आपको करके बताता हूँ ताकि आप थोड़ा बात को समझ पाएँ। तो a का मान 3 रखें, 3 × 9 = 27 प्लस 4 4 कितना होगा 16, फिर बटा नीचे 3a 3 × कितना हुआ 9 माइनस 4b² 4b² 4 × 64 यानी कितना हो जाएगा 64। ये 43 हो ऊपर नीचे 64 में से 9 गया 55 आ गया, लेकिन माइनस का आया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। आप तुरंत कुछ नहीं सोचेंगे, ऑप्शन नंबर बी दिया और आप जो है उस पर टिक करके चले आएंगे। लेकिन देखिए गलती क्या कर बैठते हैं आप, ये आंसर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, हमने कहा कि हर अनुपात का एक अनुपातिक गुणांक होता है, तो हमें तो पता है नहीं, तो मैं अनुपातिक गुणांक मान सकता हूँ। तो माना कि अनुपातिक गुणांक क्या है, इसमें x होगा, तो a का मान कितना होगा 3x, b का मान कितना होगा 4x। अगर इसको इसमें पुट करते हैं तो देखिए मान क्या होता है, तो 3x² 9x² × 3 27x², फिर प्लस 4 और 4 × 4 यानी 16x, फिर बटे ये 3a यानी कि 3 × 9x माइनस 4x² यानी 16x² माइनस 64x², यानी ऊपर क्या बना यहाँ। तो अब देखें आप, अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लेने लायक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेने के साथ ये 27
x बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 16, और नीचे क्या बन जाएगा x जैसे ही कॉमन ले सकते हैं तो 9 माइनस 64x। अब आप मुझे बताएं क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जो आप जब यहाँ पे x की वैल्यू जब तक फाइंड आउट नहीं होगी तब तक आप इस जो है भिन्न का मान बता ही नहीं सकते, और आप बिल्कुल यहाँ पे, और जो आपका आंसर -43/55 आ रहा था, बताइए गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको अनुपातिक गुणांक पता ही नहीं है, आपने खुद से फिक्स किया है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, क्या समझें कि अगर आपको कभी ऐसा देखने से लगे कि अंश और हर में अनुपात होगा तो अंश हर होगा भिन्न, तो जब हर और अंश में मान रखने पे गुणांकों का अगर अनुपातिक गुणांक आपस में कट जाता है तभी आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखें टाइप नंबर 2 का अंतिम सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख रहा है, यहाँ प्रतिशत के साथ आपको जो है रेशियो का मिक्स दिया गया है, इसको आपको यूज करना होगा। देखें क्या है कि 40% ऑफ P प्लस क्यू, यानी का जैसे हिंदी में समझते होंगे का P प्लस क्यू का 40% P माइनस क्यू के 60% के बराबर है, तो 2P माइनस 3Q और P प्लस क्यू का मान आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान है। तो का मतलब क्या होता है, गुणा 40% गुणा P प्लस क्यू बराबर 60% गुणा P माइनस क्यू। यहाँ से क्या करना, दोनों ओर परसेंट दिख रहा है, परसेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं। 20 दूना 40, 20 या 60 कि क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया कि 2P प्लस 2Q बराबर 3P माइनस 3Q। P को उस साइड लेके जाइए, P बच गया यहाँ से 3P माइनस 2P, P इस साइड लेके आइए, कितना बना 5Q। कुछ नहीं है तो इसको 1 मानना है। हमने क्या कहा कि P और Q का आपस में रिलेशन बताना होगा, तो आपको क्या करना है, गुणांकों को आपस में इंटरचेंज। तो यहाँ से Q का मान कितना आएगा 1, और ये गुणांक इंटरचेंज हो जाएंगे इधर, Q का मान 1, P का मान 5, इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। कितना आएगा, तो जैसे ही रखते हैं खोपचे में देखें इधर, तो P 5 दूना 10 माइनस 3Q, Q का मान 1 है तो Q 3 आ जाएगा, और यहाँ से P प्लस Q यानी 6, 7/6 यही आपका आंसर होगा। देखें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं पर रुकना होगा, और जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें आगे को कंटिन्यू किया जाएगा। लंबी वीडियो तो आप वैसे ही नहीं देखते, इसको भी तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सबको पता चले, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अब जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो।